हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम उन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम कर्व्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। पार्ट टू में हम उन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम बिना कर्व्स के डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, ये ज़रूरी है कि आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कुछ कर्व्स की मूवमेंट को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। आप लोगों में से जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का एक लिंक दिया है जिसमें मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ठीक से समझाया है। तो बेहतर होगा कि पहले आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट पार्ट वन। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड फैक्टर्स पर लगने वाली कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। फिक्स्ड फैक्टर जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, टूल्स। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं और शॉर्ट रन में ये सारे फैक्टर्स फिक्स्ड माने जाते हैं। तो इन पे जो भी खर्चा होता है उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। इस कॉस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा होने का इनके ऊपर असर नहीं पड़ता। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लैंड या बिल्डिंग चाहिए होगी। प्रोडक्शन के लिए आपको उसमें मशीन्स लगानी होंगी और मशीन्स के सपोर्ट्स में कुछ टूल्स भी चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आपने प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही इनके ऊपर खर्चा कर दिया, लेकिन अभी प्रोडक्शन आपने स्टार्ट नहीं किया, प्रोडक्शन ज़ीरो है। और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते रहेंगे तो भी इन पे जो खर्चा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए इनके ऊपर होने वाले खर्चे को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसको अगर हम फिगर में देखें तो ये है एक्स एक्सिस जो आउटपुट शो कर रहा है और ये है वाई एक्सिस जो कॉस्ट शो कर रहा है और ये है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस बनती है क्योंकि अभी हमने ये समझा कि चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो हो या प्रोडक्शन बढ़ता जाए, इसका बिल्डिंग, मशीन और टूल्स की कॉस्ट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने इसके ऊपर खर्चा पहले ही कर दिया और अब प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से इनकी कॉस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर्स पर लगने वाली कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। वेरिएबल फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल, लेबर एट्सेट्रा, ये वेरिएबल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का असर इनके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। जैसे अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल और लेबर को भी इंक्रीज़ करना होगा, और अगर आप प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं तो आपको रॉ मटेरियल भी कम यूज़ करना होगा और लेबर का भी कम इस्तेमाल करना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम कर्व के थ्रू देखें तो आपको ये फिगर दिख रहा है, ये है एक्स एक्सिस जो आउटपुट शो कर रहा है और ये है वाई एक्सिस जो कॉस्ट को शो कर रहा है, और ये जो कर्व है ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट की कर्व, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व। तो इस कर्व की मूवमेंट को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को याद करना होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको 3 स्टेजेस प्रोवाइड करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। तो जो फर्स्ट स्टेज है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, जिसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि हर अगली यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट आपको पिछली यूनिट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो ये फर्स्ट स्टेज आपको वेरिएबल कॉस्ट कर्व की यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस केस में जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है और साथ में आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के इंक्रीजिंग रिटर्न के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डिक्रीजिंग रिटर्न आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के डिक्रीजिंग रिटर्न को शो करता है, जिसमें एक प्रोड्यूसर सबसे अच्छी कंडीशन में माना जाता है और उसका आउटपुट ज़्यादा बढ़ रहा होता है लेकिन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम लग रही होती है। तो आप देखेंगे कॉस्ट की तरफ ये मूवमेंट थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कर्व है वो फ्लैट बनती जा रही है, यानी कि सिर्फ आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत ही कम कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेज आती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न,
तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की कर्व नेगेटिव रिटर्न को शो कर रही है, जिसमें हमको ये पता चलता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हम अगली यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं वो हमें पहली यूनिट के भी मुकाबले कम आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाती है लेकिन आउटपुट पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की कर्व की मूवमेंट कैसी है, सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही है लेकिन आउटपुट नहीं इंक्रीज़ कर रहा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की कर्व बन जाती है नेगेटिव रिटर्न की कर्व। तो इस तरह से आप देखें तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व एस शेप जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट इज़ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब आपने प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट लगाई उसको अगर मैं टोटल कर दूं तो वो बन जाएगा टोटल कॉस्ट। और अभी हमने ये डिस्कस किया कि हम प्रोडक्शन में दो तरह की कॉस्ट देखते हैं, फर्स्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट और सेकंड इज़ वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दूं तो वो बन जाती है टोटल कॉस्ट। फार्मूला भी यही कहता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम इस कॉस्ट की कर्व को देखें तो यह है फिगर जिसमें एक्स एक्सिस में आपको दिखेगा आउटपुट और वाई एक्सिस में कॉस्ट को शो किया गया है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यह है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व और यह है आपकी वेरिएबल कॉस्ट की कर्व। इन दोनों कॉस्ट को अगर हम प्लस कर दें तो वो बन जाता है टोटल कॉस्ट। तो इसी तरह से अगर इन दो कर्व्स को हम प्लस कर दें तो वो बन जाएगी टोटल कॉस्ट की कर्व। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में जब आपका आउटपुट ज़ीरो होता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होती है, लेकिन हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट चाहे ज़ीरो ही क्यों ना हो लेकिन आपको प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही खर्चा करना पड़ता है लैंड, बिल्डिंग, मशीन या टूल्स के ऊपर प्रोडक्शन के सेटअप के लिए। इसलिए आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट यहाँ से शुरू ना होकर ऊपर से शुरू होती है, क्योंकि चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो ही क्यों ना हो लेकिन आपने तो इन फैक्टर्स के ऊपर खर्चा कर दिया, तो प्रोडक्शन के ज़ीरो होने पर भी आपने इतना खर्चा तो कर दिया, इसलिए टोटल कॉस्ट की कर्व यहाँ से शुरू होगी। लेकिन क्योंकि हम ये पहले ही देख चुके हैं कि फ़िक्स्ड कॉस्ट स्टैटिक होती है, प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने पर उसके ऊपर असर नहीं होता, इसलिए आगे जाके टोटल कॉस्ट की शेप में जो भी मूवमेंट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अगर आप इस फिगर में देखेंगे ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और सेम शेप में आपको दिखेगी टोटल कॉस्ट। बस फ़र्क ये होगा कि वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो से शुरू होती है लेकिन टोटल कॉस्ट थोड़ा ऊपर से शुरू होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड है। इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट की कर्व। नेक्स्ट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, जिससे हमें ये पता चलता है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट पर हमारी कितनी फ़िक्स्ड कॉस्ट लग रही है। फ़िक्स्ड कॉस्ट को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, यह है आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट की कर्व। ये फ़िक्स्ड कॉस्ट की कर्व एक्स एक्सिस से हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा होने का फ़र्क फ़िक्स्ड कॉस्ट के ऊपर नहीं पड़ता, ये हमेशा सेम रहती है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में देखें तो फ़िक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपीज़ फ़िक्स्ड कॉस्ट पे लगा दिया, लेकिन जो आउटपुट है वो अभी ज़ीरो था, लेकिन धीरे धीरे आउटपुट इंक्रीज़ करता चला जाएगा और जैसे जैसे ये आउटपुट इंक्रीज़ करेगा और आप इसको फ़िक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड करते चले जाएंगे तो हर बार जो डिवीज़न का रिज़ल्ट है वो पहले के मुकाबले कम होता चला जाएगा। तो इस कर्व को अगर हम फिगर में देखें तो एक्स एक्सिस पे आपको दिखेगा आउटपुट और वाई एक्सिस पे कॉस्ट को शो किया गया है, और आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व ये है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट जा रही है। ये इस तरह से इसलिए मूव कर रही है क्योंकि अभी हमने ये देखा कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है लेकिन आउटपुट इंक्रीज़ होता रहता है, और जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा और हम इसको इससे डिवाइड करते चले जाएंगे तो हर बार आपको जो आउटपुट है डिवीज़न का वो पहले के मुकाबले कम मिलेगा, जिसकी वजह से ये कर्व इस तरह से नीचे की तरफ मूव करती चली जाएगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जितना भी आगे जाए लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। यह है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट।
जिससे हमें ये पता चलता है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट पर हमारी कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। वेरिएबल कॉस्ट कर्व के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यह है आपकी वेरिएबल कॉस्ट की कर्व। और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कर्व की बात करें तो इस फिगर को देखते हैं। यह है एक्स एक्सिस जहाँ पर आपको आउटपुट शो किया गया है, और यह है वाई एक्सिस जिसमें आपको कॉस्ट शो किया गया है, और यह है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि यू शेप में दिख रही है। जब मैंने आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया था तो मैंने आपको समझाया था कि इस कर्व की मूवमेंट ऐसी इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है। इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक की कर्व को देखें तो हम देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न का इसके ऊपर असर दिखेगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि वेरिएबल फैक्टर की हर अगली यूनिट पिछली यूनिट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है, जिसकी वजह से आउटपुट तो हमारा इंक्रीज़ करता जाएगा लेकिन कॉस्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ चली जाएगी। इसलिए ये कर्व शुरू में यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी, लेकिन तभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी जिसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यानी कि अब एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट है जो वेरिएबल फैक्टर का, वो पहले के मुकाबले इतना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट गिर रही थी वो अब थम जाती है और मिनिमम पे आके धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है, लेकिन आउटपुट हमारा बढ़ता ही जाएगा, देखिएगा। और इसके बाद आती है आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थर्ड स्टेज जिसे कहते हैं नेगेटिव रिटर्न, जिसमें आप ये देखेंगे वेरिएबल फैक्टर का अगला यूनिट ऑफ इनपुट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। यानी कि हमारा आउटपुट तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा लेकिन उस फैक्टर पे जो कॉस्ट लग रही है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट तो इंक्रीज़ कर रही है लेकिन आउटपुट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहा, इसलिए ये कर्व ऊपर की ओर चली जाती है और ये यू शेप में बन जाती है। यह है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये कर्व है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये यू शेप में होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को अगर हम प्लस कर दें तो वो बन जाएगी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट की मूवमेंट कैसी रहेगी हम यहाँ पर देखते हैं। स्टार्टिंग में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नीचे की तरफ आ रही है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नीचे की तरफ आ रही है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट भी शुरू में नीचे की तरफ ही मूव करती हुई दिखाई देगी। यहाँ के बाद आप देखेंगे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नीचे की तरफ ही आती जाएगी, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम को टच करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है, जिसकी वजह से एवरेज टोटल कॉस्ट भी नीचे की तरफ आएगी लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और अगर हम इसके आगे देखें तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रेट आगे की तरफ मूव करती चली जाती है, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो अगर हम इन दोनों कर्व को प्लस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही कर्व यू शेप में होती हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो यू शेप है वो थोड़ी नैरो होती है और एवरेज टोटल कॉस्ट का यू शेप जो है वो थोड़ा वाइड होता है। और इसके वाइड होने की वजह है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये कर्व ऊपर की तरफ मूव नहीं करता और आगे की तरफ ही बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टाइम लगता है एवरेज टोटल कॉस्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाने में। इसलिए इस कर्व का जो यू शेप है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। तो यह है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट की हर एडिशनल यूनिट को इंक्रीज़ करते वक्त उस पर होने वाला खर्चा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पास 10 लेबर हैं, तो जब हम 11वां लेबर रखेंगे तो 11th लेबर के ऊपर जो हम खर्चा करेंगे उसे कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको अगर हम फिगर से समझें तो एक्स एक्सिस में आपको आउटपुट दिखेगा और वाई एक्सिस में कॉस्ट शो किया गया है, और ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो कि यू शेप में होती है।
मार्जिनल कॉस्ट की यू शेप में होने का रीज़न लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हर अगली यूनिट जो हम वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज़ कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में हमें देता है इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड स्टेज में हमें देता है डिक्रीजिंग रिटर्न और लास्ट स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज में देता है नेगेटिव रिटर्न। इसीलिए जब हम लेबर ऐड करेंगे तो जो शुरू में लेबर ऐड किए जाएंगे वो देंगे हमें इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न देने का मतलब है हर एडिशनल लेबर पहले के लेबर के मुकाबले ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट नीचे की तरफ आएगी लेकिन हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा। तो आउटपुट यहाँ से बढ़ेगा और कॉस्ट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, जिसकी वजह से ये कर्व नीचे की तरफ आती जाएगी। आफ्टर सम टाइम जब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की सेकंड स्टेज आ जाएगी, जिसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि हर एडिशनल लेबर जो है वो पहले के मुकाबले इतना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कॉस्ट का गिरना रुक जाएगा और धीरे धीरे कॉस्ट का बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव रिटर्न की तरफ मूव करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थर्ड स्टेज आएगी, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न, इसका मतलब हर एडिशनल लेबर हमें नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा आउटपुट बढ़ना बंद हो जाएगा लेकिन कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ होती चली जाएगी और ये कर्व ऊपर की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट यू शेप की बन जाती है। यह है हमारी मार्जिनल कॉस्ट की कर्व। थैंक यू सो मच।